everyone, welcome back to my YouTube channel CTET classes. Myself Rinki. How are you friends? I hope you will be fine. तो आज की इस वीडियो में मैं आप लोग के लिए लेकर आई हूँ कुछ इम्पोर्टेंट ट्रिक जिससे आप सीटेट एग्ज़ाम में अच्छे नंबर स्कोर कर पाएँ और इजीली पास कर पाएँ। तो हम सीटेट एग्ज़ाम को लेकर काफ़ी एक्साइटमेंट है, डर भी है कि क्या करें एग्ज़ाम में हम जिससे हम पास हो जाएं और अच्छे नंबर स्कोर हो, क्या ना करें जिससे हम एग्ज़ाम को पास करने से चूक जाएं। तो इन्हीं सब के लिए मैं आप लोग के लिए कुछ इम्पोर्टेंट ट्रिक, कुछ टैग वर्ड्स लेकर आई हूँ जिससे आपको एग्ज़ाम को पास करने में, अच्छे नंबर स्कोर करने में हेल्प मिले। तो स्टार्ट करते हैं हम इस वीडियो। पहला टॉपिक है हमारा 150, 75 प्लस 75, 150। आपका सीटेट एग्ज़ाम का जो फुल मार्क्स होता है वो भी आपको 150 का होता है। सीटेट एग्ज़ाम में आपको क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं तो टोटल वो भी आपको 150 का होता है और आपका टाइमिंग भी 150 मिनट से मिलता है। तो देखिए 150, 150, 150 यानी आपको 150 का ही एक एम बना लेना है कि 150 मिनट्स आपको मिलते हैं एग्ज़ाम में, 150 आपको मार्क्स भी मिलते हैं, फुल मार्क्स, और 150 क्वेश्चन भी आपसे पूछे जाते हैं। तो 75 प्लस 75, मैं आपको बता दूं कि 75 आपके जो है वो कंटेंट से पूछे जाते हैं और 75 आपके जो हैं वो आपके पेडागोगी सेशन से पूछे जाते हैं। आप चाहे फर्स्ट पेपर दें या सेकंड, दोनों का यही है कि 75 नंबर्स आपका जो रहता है वो कंटेंट से पूछे जाएंगे और 75 आपका पेडागोगी का। तो अगर आपने कंटेंट पे फोकस नहीं भी किया है तो भी अगर आप पेडागोगी पे फोकस करते हैं तो आपको 75 मार्क्स ऐसे ही आ जाते हैं। देखिए फ्रेंड्स, मान लीजिए 5 आपका सब्जेक्ट है जो 1 से लेकर 5 तक के लिए पेपर के लिए भरते हैं, फर्स्ट पेपर के लिए, तो उनका 5 सब्जेक्ट रहता है, ईवीएस, मैथ्स, इंग्लिश, हिंदी एंड पेडागोगी एंड सीडीपी। तो उस सब में 15 नंबर का आपको पूछा जाएगा कंटेंट और 15 नंबर का आपको पूछा जाता है पेडागोगी सेशन से। तो देखिए 75 नंबर की आपके क्या पूछी जाती है, पेडागोगी, उस पर पैनी नजर, मतलब जो हमारा पेडागोगी सेशन से क्वेश्चन आते हैं उसको आपको फोकस करना है, उसी को आपको ध्यान में देना है। तो पेडागोगी में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट आपको ये देखना होता है कि क्वेश्चन में क्वेश्चन क्या कह रहा है। सबसे इम्पोर्टेंट से बच्चा स्वर प्रथम, बाद में अध्यापक। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि जो भी पेडागोगी में आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो बच्चे से रिलेटेड ही पूछे जाएंगे। तो आपको बच्चों के अकॉर्डिंग ही क्वेश्चन को डील करना है, बनाना है, देखना है, सोचना है, ना कि अध्यापक आएंगे पर बच्चे के बाद। कुछ भी आपको क्वेश्चन है पेडागोगी सेशन का तो आपको बच्चों को पहले इम्पोर्टेंस देना, उनको समझना, उनके अकॉर्डिंग ही आपको टीचिंग करनी है। तो इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा है कि बच्चा सर्वप्रथम, बाद में अध्यापक, यानी बच्चे को सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस देना है, बच्चे के अनुसार ही आपको उत्तर देना है, यानी बच्चे के अनुसार, यानी बच्चे के अकॉर्डिंग ही आपको क्वेश्चन को डील करना है, आपको समझना है कि इसका आंसर क्या हो सकता है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आप लोग को एक एग्ज़ाम्पल के थ्रू समझाऊंगी कि बच्चा कैसे इम्पोर्टेंट है, कैसे हम बच्चे के अकॉर्डिंग ही अपने क्वेश्चन को डील करेंगे, उन्हीं के अकॉर्डिंग सोचेंगे। तो फर्स्ट एग्जाम्पल है हमारा, मान लीजिए क्वेश्चन है आपका, किसी छात्र के बार बार अनुपस्थिति रहने पर आप निम्न में से क्या उपाय अपनाएंगे। मान लीजिए क्लास का कोई स्टूडेंट है जो हर दिन क्लास अब्सेंट करता है, बार बार अनुपस्थित रहता है, मतलब अब्सेंट ही रहता है। तो आप
निम्न में से क्या उपाय अपनाएंगे कि उसके अनुपस्थिति वो क्यों रहता है, वो क्लास में क्यों नहीं आता है। तो हम ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन है, क्या उसके बारे में कक्षा के छात्रों से पूछेंगे। क्या आप उसके बारे में कक्षा के छात्रों से पूछेंगे कि वो क्यों नहीं आता है। एज ए टीचर आपको क्या करना चाहिए। छात्र बी नंबर है आपका, छात्र के अनुपस्थित रहने के सही कारण का पता लगाएंगे। क्या आप छात्र के अनुपस्थित रहने का कारण पता लगाएंगे कि वो क्यों अपसेंट रहता है, क्लास क्यों नहीं अटेंड करता है। सी नंबर है आपका, इस ओर ध्यान देना आवश्यक नहीं समझेंगे, या आप इस टॉपिक पे ध्यान ही नहीं देंगे कि नहीं आता तो नहीं आया, हमें क्या। डी नंबर है, उस छात्र को दंड देंगे, या फिर वो छात्र, वो स्टूडेंट जब आपके क्लास में आएगा नेक्स्ट डे तो आप उसको दंड देंगे, मारेंगे, पीटेंगे, आप क्या करेंगे इन चारों में से। तो मैंने यहाँ पे बोला था सर्वप्रथम बच्चा होगा बाद में अध्यापक, यानी आपको बच्चे के अकॉर्डिंग ही क्वेश्चन को डील करना है कि कोई छात्र है जो बार बार अनुपस्थित रहता है तो आप क्या उपाय अपनाएंगे। तो आपका इसमें से राइट आंसर हुआ कि छात्र के अनुपस्थित रहने के सही कारण का पता लगाएंगे। हम ना बच्चे को मार सकते हैं, ना पीट सकते हैं, ना ही उसे इग्नोर कर सकते हैं, ना ही किसी छात्र से उसके बारे में हम पूछ सकते हैं। हम बस उसके अनुपस्थित रहने के कारण को ही पता लगाएं कि आखिर किस कारण से, किस रीज़न से वो बच्चा क्लास में अब्सेंट रहता है, वो क्लास को अटेंड नहीं कर पाता है। तो हुआ ना, बच्चे के अकॉर्डिंग ही आपको आंसर देना है उसके। फिर है आपका एक टैग वर्ड आ गया यहाँ पे कि बड़ा आंसर और सटीक आंसर पर ध्यान दें। अगर आपको एग्ज़ाम हॉल में या आपके प्रैक्टिस सेट में ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं ऑप्शन वाले और ऐसे, तो आपको अगर आंसर नहीं भी आता है तो आप थोड़ा सा दिमाग लगाकर कि जो सबसे बड़ा रहता है ऑप्शन में वो आपका राइट आंसर हो सकता है, और वो सटीक होना चाहिए, वो बच्चे के अकॉर्डिंग होना चाहिए। जैसे कि इसमें सबसे बड़ा यही था कि छात्र के अनुपस्थित रहने के सही कारण का पता लगाएंगे। हाँ, बच्चा नहीं आता तो हम उसके कारण का पता लगाएंगे कि क्यों नहीं आता है। तो बड़ा आंसर और सटीक आंसर पर ध्यान दें। जो बड़ा आंसर होगा उसको आप थोड़ा सा ध्यान देकर पढ़ेंगे तो आपका आंसर वही हो सकता है। सेकंड टॉपिक है मेरा नकारात्मक यानी नेगेटिव और सकारात्मक यानी पॉजिटिव। आपको सीटेट के एग्ज़ाम में कुछ नेगेटिव क्वेश्चन और कुछ पॉजिटिव क्वेश्चन यानी 99% आपको नेगेटिव और पॉजिटिव क्वेश्चन ही मिक्स करके बनाए जाते हैं। अगर आपका क्वेश्चन नेगेटिव है यानी वो नेगेटिव से पूछ रहा है कि क्या, तो आपको आंसर भी नेगेटिव ही टिक करना है। टॉपिक है हमारा नकारात्मक और सकारात्मक यानी नेगेटिव और पॉजिटिव। सीटेट में आपको नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों तरह के क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं। तो हम देख लेते हैं कि क्वेश्चन क्या है। प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तक में निम्नलिखित में से कौन सी विशेषताएं नहीं होनी चाहिए। यानी ये क्वेश्चन आपसे नेगेटिव पूछ रहा है, यानी ये नेगेटिव क्वेश्चन है तो आपको आंसर भी नेगेटिव ही चूज करना है, सेलेक्ट करना है। तो क्वेश्चन है प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तक में निम्नलिखित में से क्या नहीं होना चाहिए। यानी प्राथमिक स्तर पर जो ईवीएस की बुक होती है उसमें क्या नहीं होना चाहिए। तो हम ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन है हमारा ए, शिक्षार्थियों की वैविध्यपूर्ण पृष्ठभूमि की ज़रूरतों को पूरा करती है। क्या ये राइट ऑप्शन होगा। सेकेंड है ये वास्तविक कहानियों और घटनाओं को शामिल करती है। क्या ये आंसर होगा। यह परिभाषा और अमूर्त अवधारणाओं की व्याख्या करने पर ध्यान केंद्रित करती है। या आपका डी ऑप्शन होगा, यह
प्राकृतिक और समाज सांस्कृतिक परिवेश को एकीकृत करके तरीकों से प्रस्तुत करती है। यानी चारों ऑप्शन में से क्या होगा जो नेगेटिव है, क्योंकि आपको क्वेश्चन नेगेटिव में ही पूछा है कि आपको नहीं का ध्यान देना है। ऐसे ही कितनी बार हम लोग से गलती हो जाता है, मिस्टेक हो जाता है एग्ज़ाम हॉल में कि हम क्वेश्चन तो पढ़ते हैं लेकिन ये ध्यान नहीं देते हैं कि क्वेश्चन में नहीं वर्ड भी दिया है, यानी ये नहीं है तो आपको नेगेटिव आंसर चूज़ करना है। इसमें से हम बस पढ़ते हैं और हड़बड़ा के टिक कर देते हैं कि ये राइट ऑप्शन होगा। अगर नेगेटिव का है तो आपको नेगेटिव ही करना है और पॉजिटिव तो पॉजिटिव ही। तो शिक्षार्थियों की वैविध्यपूर्ण पृष्ठभूमि की ज़रूरतों को पूरा करना, ये तो हमारा पॉजिटिव होगा। ये वास्तविक कहानियों पर घटनाओं को शामिल कर, ये भी हमारा पॉजिटिव होगा। तो हमें तो यहाँ नेगेटिव में आंसर लगाना है ना कि पॉजिटिव। तो ये दोनों हमारा पॉजिटिव हो गया। अब हम देखते हैं सी नंबर, ये परिभाषा और अमूर्त अवधारणाओं की व्याख्या करने पर ध्यान केंद्रित करती है। ये हमारा नेगेटिव आंसर होगा, क्योंकि इसमें कहा गया है कि परिभाषा और अमूर्त अवधारणाओं की व्याख्या पर, मतलब सिर्फ परिभाषा ही रटवाने की कोशिश करता है, तो ऐसा तो नहीं है। यानी इसका राइट आंसर आपका सी ऑप्शन होगा। यह प्रकृति और समाज सांस्कृतिक परिवेश को एकत्रित तरीके से प्रस्तुत, तो ये तो हमारा पॉजिटिव आंसर होगा। तो नेगेटिव होगा आपका ये वाला सी नंबर ऑप्शन नेगेटिव आंसर होगा। टॉपिक है हमारा बड़ा आंसर पॉजिटिव आंसर, मतलब जो 90% सटीक होता है। कहने का मतलब है कि जो ऑप्शन में सबसे बड़ा आंसर होता है वो 90% सटीक होता है। अगर आप उसको चूज़ करते हैं, पढ़ते हैं, तो वो आंसर सटीक होता है। बड़ा आंसर है पॉजिटिव आंसर, वही पॉजिटिव आंसर 90% सटीक होता है कि जो ऑप्शन में सबसे बड़ा आंसर होता है। कुछ क्वेश्चन हम देख लेते हैं। क्वेश्चन क्या, क्वेश्चन है भाषा शिक्षण के संदर्भ में बाल साहित्य का क्या उद्देश्य। ये बोल रहा है कि भाषा शिक्षण के संदर्भ में बाल साहित्य का क्या उद्देश्य। ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन है ए आपको बच्चों को जीवन कौशल सिखाना, क्या आपका ये राइट आंसर होगा। बी आपको बच्चों को भाषा के नियमों की जानकारी देना, क्या आपका ये राइट आंसर होगा। सी है आपका बच्चों को उत्साहित पाठक बनाने के लिए प्रोत्साहित करना, क्या आपका ये आंसर होगा। या फोर्थ है आपका लास्ट ऑप्शन बच्चों को साहित्य की विविधताओं से परिचित कराना, क्या आपका इन चारों में से कौन सा राइट आंसर होगा। तो इसका राइट आंसर होगा आपका सी। देखिए सी कैसे होगा, तो सी ऑप्शन में सबसे बड़ा है और इसमें एक टैग वर्ड है आपका प्रोत्साहित करना। इसमें एक आपका पॉजिटिव टैग वर्ड है ये प्रोत्साहित करना, बच्चों को उत्साहित पाठक बनाने के लिए प्रोत्साहित करना। यानी आपका राइट आंसर होगा सी नंबर, जो कि बड़ा भी है और इसमें एक पॉजिटिव टैग वर्ड भी है। तो बड़ा आंसर यानी पॉजिटिव आंसर, तो हमने इस क्वेश्चन में देखा कि बड़ा आंसर यानी पॉजिटिव आंसर। तो 90% आपका जो बड़ा ऑप्शन होता है वो राइट होता है। तो आप एग्ज़ाम में ज़्यादा से ज़्यादा बड़े आंसर को यानी ऑप्शन को सेलेक्ट करें। 4 नंबर देखते हैं। 4 में है कुछ टैग वर्ड्स। मैं आपको कुछ पॉजिटिव टैग वर्ड्स बताऊंगी जो कि एग्ज़ाम में आपके क्वेश्चन में आएंगे, तो वो टैग वर्ड्स देख के ही आपको ये पता चल जाएगा कि ये ऑप्शन राइट ऑप्शन है, यानी ये पॉजिटिव ऑप्शन है और आप तुरंत उसको टिक आउट कर देंगे। तो टैग वर्ड है जो 100% सही होता है, राइट आंसर होता है 100%। तो पॉजिटिव टैग वर्ड्स में कुछ यहाँ मैंने टैग वर्ड्स लिखा है। फर्स्ट है अवसर देना। अवसर देना मतलब हम बच्चों को कोई भी चीज़ करने के लिए उनको अवसर देते हैं।
बच्चों को अवसर देना, ये पॉजिटिव टैग वर्ड में आता है कि हम कुछ भी करें, बच्चों को खुद से करने के लिए, कुछ क्रिएटिव करने के लिए उनको हम अवसर देते हैं, चांस देते हैं। सेकेंड है आपका प्रोत्साहन देना। हमने इस क्वेश्चन में देखा था कि प्रोत्साहित था यानी पॉजिटिव टैग वर्ड था, तो पॉजिटिव टैग वर्ड में हमारा आ जाता है प्रोत्साहन देना, उनको कोई भी काम करने के लिए प्रोत्साहित करना कि आप ये कर सकते हो, तो ये हमारा पॉजिटिव टैग वर्ड में आएगा। फिर है चर्चा में शामिल करना, यानी आप कोई भी चीज़, किसी टॉपिक के बारे में आप उनको बता रहे हो, समझा रहे हैं, तो उनको भी उसमें इंक्लूड करें, शामिल करें, तो ये हमारा पॉजिटिव टैग वर्ड में आता है। सीखने को देना, उनको बच्चों को सीखने का अवसर देना, कुछ सिखाना, कुछ सीखने का अवसर देना। कोई भी चीज़ है उसको आप मतलब कि तोड़ दीजिए और उनको दीजिए कि आप इसको फिर से बना के दिखा, तो आपने उनको जोड़ने का, बनाने का, आपने उनको सीखने का मौका दिया। सृजनात्मकता, उनमें एक क्रिएटिव होनी चाहिए कि वो क्रिएटिव, ये आपका सृजनात्मकता आपका पॉजिटिव टैग वर्ड में आता है। अब है कुछ अर्थपूर्ण, अगर आपके क्वेश्चन के ऑप्शन में अर्थपूर्ण दिख जाए तो आप वही मान लीजिएगा कि ये आंसर सही होगा, ये पॉजिटिव, क्योंकि अर्थपूर्ण ही आपका टैग पॉजिटिव टैग वर्ड, तो आपका ऑप्शन टैग, आपका ऑप्शन राइट होना ही होना है। फिर है भावपूर्ण, चित्र, ये सारे पॉजिटिव टैग वर्ड्स अगर आपके क्वेश्चन के ऑप्शन में दिखे तो आप बस देखते ही मार सकते हैं, आपको पढ़ने की भी ज़रूरत नहीं, क्योंकि आपको पॉजिटिव टैग वर्ड्स मिल गए, दिख गए कि हाँ ये सब आपको पता होना चाहिए कि कौन कौन से पॉजिटिव टैग वर्ड्स होते हैं, तो आपको ऑप्शन में देखते ही आप उसको टिक आउट कर सकते हैं। फिर है भ्रमण करना, भ्रमण करना का पता, भ्रमण कारण का पता लगाना, यानी बच्चों को घुमाना फिराना, ये सब पॉजिटिव टैग वर्ड में आते हैं, क्योंकि अगर हम उनको घुमाएंगे फिराएंगे तो वो देखेंगे, सीखेंगे कि क्या क्या इस दुनिया में है, क्या है, कैसे है, तो ये आपका कोई भी चीज़ है उसके कारण को हम पता लगाएं कि बच्चा किस कारण की वजह से पढ़ाई में इंटरेस्ट नहीं ले रहा है या किसी भी चीज़ में, तो कारण का पता लगाना भी आपका पॉजिटिव टैग वर्ड्स है। विभिन्न गतिविधियों में, यानी उनको अलग अलग तरह की गतिविधियों में शामिल करना, उनको इंक्लूड करना, उनको सिखाना, ये सारा आपका पॉजिटिव टैग वर्ड में आता है। अब हम कुछ, ये तो था हमारा पॉजिटिव, आपको क्वेश्चन पॉजिटिव पूछेगा तो आपको अगर ये सारे ऑप्शन दिख गए, ये सारे टैग वर्ड दिख गए और आपने उसको टिक कर दिया तो आपका आपका आंसर 100% राइट होगा और सटीक होगा। ये पॉजिटिव टैग वर्ड्स। अब हम कुछ नेगेटिव टैग वर्ड्स देख लेते हैं। नेगेटिव टैग वर्ड्स में है आपका, यहाँ हमारा नेगेटिव टैग वर्ड्स, तो नेगेटिव टैग वर्ड्स में है, पहला है आपका कठोर नियम, पहला आपका है कठोर नियम, यानी बच्चों को कठोर नियम नहीं देना चाहिए हमें, क्योंकि नेगेटिव ऐसे ही तो वो कठोर नियम से तो हम उनको कुछ सिखा नहीं सकते हैं, उनको प्यार से समझा कर कुछ दिखा कर के हमें सिखाना है, तो उनको कठोर नियम देकर हम नहीं सिखा सकते, तो आपका ये नेगेटिव टैग वर्ड्स हो गया। व्याकरण रटना, हम व्याकरण को रटवा नहीं सकते हैं, ये नेगेटिव टैग वर्ड्स में आ जाए कि हम कोई भी चीज़ को रटवा के पढ़ा नहीं सकते हैं, हम उनको समझाएंगे, एग्जाम्पल देंगे, एग्जाम्पल के थ्रू उनको समझाएंगे, रटवाना ये आपका नेगेटिव टैग वर्ड्स में आ जाएगा। फिर कंठस्थ करना, वही बात हुआ कि कोई भी चीज़ को हम रटवा दिए, उसको समझाए नहीं, बस रटवा दिए, तो ये भी हमारा नेगेटिव टैग वर्ड्स। वर्णन करना, सिर्फ किसी भी टॉपिक को हमने बस वर्णन कर दिया, बता दिया ऐसे होता है, वैसे होता है, ऐसे होता है, लेकिन उसको हम बच्चों को दिखाए नहीं, कुछ समझाए नहीं, कुछ टीएलएम के अकॉर्डिंग उनको पढ़ाए नहीं, तो फिर वो सिर्फ डिस्क्राइब करना वो सटीक नहीं है, वो पॉजिटिव नहीं है, वो नेगेटिव में आपका आ जाएगा। दंड देना, मैंने वहाँ भी बताया आपको कि दंड देना तो एकदम ही नेगेटिव, दंड देना, उनको पनिश करना, ये तो एकदम ही नेगेटिव वर्ड्स हैं, तो आपको अगर क्वेश्चन में दिख जाए, क्वेश्चन के ऑप्शन में दिख जाए ये नेगेटिव टैग वर्ड्स, तो आप उसका राइट आंसर पता कर सकते हैं, लगा सकते हैं कि नहीं नेगेटिव टैग वर्ड्स है तो ये नेगेटिव ही होगा, क्योंकि ये सारे आपको ऑप्शन में मिल जाएंगे। फिर है पीटना,
पीटना भी, हम बच्चों को पीट नहीं सकते, मार नहीं सकते, उनको पीट के मार के हम कुछ सिखा नहीं सकते, इसलिए हमारा ये नेगेटिव टैग वर्ड्स में पीटना भी। प्रधानाचार्य से परामर्श त्रुटियों पर बल देना। अगर कोई बच्चा है वो बहुत ज़्यादा बदमाशी करता है, गलती करता है, तो हम डायरेक्ट प्रधानाचार्य से परामर्श नहीं करेंगे। त्रुटियों पर बल देना, उसकी त्रुटियों पर बल नहीं देंगे, खुद हैंडल करने की कोशिश करेंगे कि वो ऐसा क्यों कर रहे हैं। तो ये भी आपका नेगेटिव टैग वर्ड्स होगा। कम नंबर देना, ये भी आपका नेगेटिव टैग वर्ड्स है कि आप कम नंबर देना। केवल, मात्र, एक ही, ये जितने सारे आपको वर्ड्स दिख रहे हैं ये सारे नेगेटिव टैग वर्ड्स हैं। अगर आपको ये किसी भी क्वेश्चन के ऑप्शन में मिल जाए तो आप समझिएगा कि ये क्वेश्चन का आंसर आपका नेगेटिव है। और अगर नेगेटिव में पूछे तो आपको नेगेटिव करना है, पॉजिटिव में पूछे तो आपको पॉजिटिव करना है। आपने सिलेबस कंप्लीट नहीं किया है, सीडीपी का पूरा सिलेबस में आपको 20-15 चैप्टर मिल जाएंगे। अगर आपने उतना कंप्लीट नहीं किया आपका सिलेबस, जैसे कि एग्ज़ाम बहुत नज़दीक है, आपका सिलेबस भी कंप्लीट नहीं हुआ है, तो ऐसे में अगर इन 5 चैप्टर्स को भी कवर कर लेते हैं, इनके बारे में पढ़ लेते हैं, अच्छी तरह से समझ लेते हैं, तो आपको एग्ज़ाम पास हो जाएगा, यानी आप एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर पाएँ। क्योंकि ये बहुत ही इम्पोर्टेंस 5 चैप्टर है, 6 चैप्टर जो मैंने यहाँ पे लिखे हैं, पियाजे, कोहलबर्ग, वाइगोत्स्की। अगर इनकी थ्योरी आपने अच्छे से पढ़ ली, समझ ली और याद कर ली तो आपके ये इनसे क्वेश्चन पूछे ही पूछे जाते हैं। ये तीनों बहुत इम्पोर्टेंट है, हर बार इनसे क्वेश्चन आपके सीटेट के पेपर में आपको मिल ही जाएगी। सेकेंड है आपका एनसीएफ 2005, यानी एनसीएफ 2005 को भी अगर आपने पढ़ लिया है, समझ लिया है, तो ये भी बहुत इम्पोर्टेंट चैप्टर है। एनसीएफ से आपको हर साल, हर बार आपको क्वेश्चन पूछे ही पूछे जाते हैं। तो अगर आपके पास टाइम नहीं है, बहुत एग्ज़ाम एकदम नज़दीक आ चुका है और आप प्रिपरेशन नहीं कर पाए, तो अगर आप इतना भी कवर कर लेते हैं तो आप एग्ज़ाम में क्वालिफाइड कर सकते हैं। क्योंकि यही इम्पोर्टेंस चैप्टर है जिससे आपको क्वेश्चन आते ही आते हैं। फोर्थ आपका बुद्धि, आपको बुद्धि से तो हर बार ही क्वेश्चन आते हैं। फिर फिफ्थ आपका अनुवंशिकता व वातावरण, इस पर मैंने वीडियो बनाया है, अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो आप मेरे यूट्यूब चैनल पर जा कर के वो वीडियो देखिएगा और उसे समझिएगा, तो आपका एक चैप्टर तो ऐसे ही कवर हो जाएगा। फिर है अधिगम, पुस्तक और सृजनात्मकता। इन तीनों को भी अगर आपने कवर कर लिया है, शॉर्ट प्रिपरेशन अगर आपने इतना भी कर लिया तो आप एग्ज़ाम में क्वालिफाइड हो सकते हैं। ये शॉर्ट था, इसलिए मैंने आपको इम्पोर्टेंस चैप्टर चूज़ करके बता दिए कि अगर आपका एग्ज़ाम प्रिपरेशन नहीं हुआ है तो भी आप इन चैप्टर को अगर कवर कर लेते हैं तो आपका अच्छा नंबर स्कोर हो जाए। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में बस इतना ही। आई होप मेरा वीडियो पसंद आया होगा आपको, मेरे टैग वर्ड्स, ट्रिक्स आपको हेल्प करें आपके सीटेट एग्ज़ाम को क्वालिफाइड करने में, आपके सीटेट के प्रिपरेशन को स्ट्रॉन्ग करने में और अच्छे नंबर स्कोर करने में। और फ्रेंड्स, जो आपके फ्रेंड्स हैं प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उन्हें भी ये लिंक ज़रूर शेयर करिएगा ताकि उनकी भी हेल्प हो जाए। और मेरे चैनल को लाइक ज़रूर करें और अगर आप नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक।